everyone, welcome back to our channel. I'm Simran from Sampan Als Fagwara. Today everyone, we are going to discuss the reading The Mega Fires of California. So without any delay, let's get started with our reading explanation. The first question category everyone here is note completion. We have one words limit here. So let's start with the first question. So the first question is regarding wildfires. Characteristics of wildfires and wildfire conditions today compared to the past. हमने comparison किया है. Occurrence कब होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं, frequently होती हैं. Temperature बहुत गर्म होता है, hotter होता है. Speed faster होती है. Movement कैसी होती है? Movement dash more unpredictably. कोई चीज़ अनप्रिडिक्टेबली हमें नहीं पता क्या होने वाला लेकिन वो अनप्रिडिक्टेबली होती है. सो क्या चीज़ हो रही है? आंसर इज स्प्रेड. कि जो ये फायर्स हैं ये स्प्रेड अनप्रिडिक्टेबल वे में करती है. हमें नहीं पता होता इसने कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना. एवरीवन, अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ देखो उसकी नीचे से सेकेंड लाइन में आपको मिलेगा जनरली हॉटर, हॉटर की बात हुई थी. फास्टर, फास्टर की भी बात हुई थी. एंड स्प्रेड मोर इरेटिकली. एवरीवन, अनप्रिडिक्टेबली ly, इरेटिकली ly, दैट मीन्स सेम सॉर्ट ऑफ वर्ड. इरेटिकली का मतलब भी होता है कि जब हमें पता ना हो, ऐसे बिना किसी पैटर्न के. सो वो क्या कर रही थी? वो स्प्रेड हो रही थी ना. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का स्प्रेड. क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन था, अभी मूवमेंट हमने बता दिया है. अभी हमने बताना है कि फायर का साइज क्या है. साइज ऑफ फायर डैश ग्रेटर ऑन एवरेज देन 2 decades अगो. कि 20 years पहले अभी वो एवरेज से ग्रेटर है, लेकिन कितना ज्यादा ग्रेटर है? आंसर इज 10 times. 10 times ग्रेटर है उससे. एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन द सेकेंड पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ में लाइन नंबर 3 से रीड करना जरा आप. वहां पर लिखा है बर्न 500,000 acres और मोर 10 times द साइज. उसका साइज क्या है? 10 times ऑफ द एवरेज फॉरेस्ट फायर ऑफ 20 years अगो. अभी 20 years को उन्होंने 2 decades कर दिया. 2 decades पहले जो एवरेज फॉरेस्ट फायर थी उसका साइज अभी के कंपैरेटिवली क्या है जी? 10 times है. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 10 times ग्रेटर पहले से लिखा था. क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन. Third question is reasons wildfires cause more damage today compared to the past. कि आज के पहले, आज के कंपैरेटिवली, मतलब पास्ट के कंपैरेटिवली आज के टाइम में वाइल्ड फायर क्यों ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है. पहले ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में है रेनफॉल. रेनफॉल डैश एवरेज. नॉर्मल जो एवरेज रेनफॉल है वो क्या है? आंसर इज बिलो. काफ़ी कम हो रही है जी रेनफॉल. तो अभी हम फिर से सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे. सेकंड पैराग्राफ में रेनफॉल की बात नहीं हुई थी, तो थर्ड पैराग्राफ में मूव करना. थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पर 3 नंबर लाइन में ड्राई समर्स है. वहां पर लिखा है हैज लेग्ड सिग्निफिकेंटली बिलो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन. नाउ एवरीवन, प्रेसिपिटेशन क्या होती है जी? जब स्नोफॉल और रेनफॉल होती है. रेनफॉल नॉर्मल इज इक्वल्स टू एवरेज. एवरेज से क्या है जी? बिलो है. सो यहाँ से हमारा थर्ड का आंसर आ गया जी बिलो. क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन. फोर्थ क्वेश्चन इज मोर ब्रश टू एक्ट एज डैश. अभी जो ब्रश है, ब्रश इज जो घास फूस है, जो सूखी हुई घास फूस है, वो किसके क्या क्या किसका काम करती है? वो फ्यूल का काम करती है एवरीवन. लेट्स लुक एवरीवन. राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं. वहां पर लिखा है जी बीन हॉल टू नेचुरल इरेडिकेशन ऑफ अंडर ब्रश. नाउ ब्रश हमें मिल गया. नाउ द प्राइमरी फ्यूल फॉर मेगा फायर्स. अभी ये जो अंडर ब्रश है ये फ्यूल का काम कर रही है मेगा फायर के वास्ते. सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया? एक्ट एज फ्यूल. क्वेश्चन नंबर 4 का. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये ईयरली टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. एक्सटेंडेड फायर डैश. अभी फायर की कोई चीज एक्सटेंड हुई है, एक्सपैंड हुई है. क्या एक्सपैंड हुआ है जी? वो हुआ था सीजन. जो सीजन था वो एक्सपैंड हो गया था. कैसे? अभी हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट पैराग्राफ में. वहां पर हमें लिखा है जी लाइन नंबर 5 में सेकेंड इज फायर सीजन. फायर सीजन that on average are 78 days longer than they were 20 years ago. So 20 साल पहले अभी वो कम होते थे, अभी 78 डेज ज्यादा है. दैट मीन्स 3 months से भी ज्यादा है. वो क्या बढ़े हैं जी? फायर सीजन्स बढ़े हैं. अभी वन वर्ड की लिमिट थी. हमारा आंसर क्या आएगा? जो सीजन है वो एक्सटेंडेड है, वो बड़ा है. सो सीजन्स हमारा आंसर आ गया. क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सिक्स्थ. मोर बिल्डिंग ऑफ डैश इन वल्नरेबल प्लेसेस. कि कोई चीज ज्यादा बन रही है. वल्नरेबल जो रिस्क वाली प्लेसेस है वहां पर कोई चीज ज्यादा बन रही है. आंसर फॉर दिस इज एवरीवन होम्स या हाउसिंग. हाउसिंग या जो होम्स है ना वो ज्यादा बन रहे हैं ऐसी सिचुएशंस में. कैसे? उसी पैराग्राफ में, फायर सीजन वाले पैराग्राफ में नीचे से आप सेकेंड लाइन रीड करिएगा. वहां पर लिखा है थर्ड इज इंक्रीज्ड कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग. बिल्डिंग किसकी हुई जी? ऑफ होम्स इन वुडेड एरिया. ना वुडेड जहां पर आग आराम से लग सकते हैं, वुड वाला एरिया हो गया. दैट मीन्स वो वल्नरेबल प्लेस होगी. वहां पर क्या बना जी? वहां पर बन गया होम्स. सो 6 का आंसर आ गया होम्स. और ये हाउसिंग भी आ सकता है.
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी. हमारे पास अभी है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. क्वेश्चन नंबर एवरीवन 7. The amount of open space in California has diminished over the last 10 years. कि कैलिफोर्निया में जो खाली जगह थी, ओपन स्पेस थी, वो अभी कम हो गई है, डिमिनिश हो गई है जी लास्ट 10 ईयर्स से. आंसर फॉर दिस इज ट्रू. कैसा तो है. कैसे हमने पहले देखना है जी. कैलिफोर्निया की बात कहाँ हुई है. फर्स्ट पेज पर जो लास्ट पैराग्राफ है वहां पर आपको मिलना था जी कैलिफोर्निया. इन कैलिफोर्निया जहां पर पॉपुलेशन ग्रो हुई है मोर देन 600,000 अ ईयर फॉर एटलीस्ट अ डिकेड, 10 साल में इतनी बढ़ गई है. मोर रेजिडेंशियल हाउसिंग इज बीइंग बिल्ट. अभी और भी ज्यादा वहां पर घर बनने स्टार्ट हो गए हैं. वट वंस वॉज ओपन स्पेस, जो जगह पहले ओपन होती थी, इज नाउ रेजिडेंशियल होम्स. अभी उस ओपन स्पेस पर क्या बन गए जी, घर बन गए हैं. दैट मीन्स कि वो ओपन स्पेस खत्म होगी. क्वेश्चन में भी हमें ये मेंशन किया जी, जो कैलिफोर्निया में ओपन स्पेस थी वो क्या है जी, वो उसकी अमाउंट डिमिनिश हो गई है, कम हो गई. क्यों? क्योंकि वहां पर घर बन गए हैं. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी ट्रू. क्वेश्चन नंबर 8. Many experts believe California has made little progress in readying itself for fight fires. वो क्या बोला है उन्होंने कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि जो कैलिफोर्निया है इसने बहुत ही कम प्रोग्रेस किया, बहुत ही कम प्रेपरेशन की है अपने आप को सेव करने के वास्ते. आंसर इज फॉल्स, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अभी ऐसा क्यों नहीं है, लेट्स सी. ओके, सेकंड पेज पर मूव कीजिए. वहां पर जो पैराग्राफ है मैनी एक्सपर्ट्स वाला, वहां से स्टार्ट कीजिए. दैट सेड, इसकी बात तो हो गई. मैनी एक्सपर्ट्स गिव कैलिफोर्निया हाई मार्क्स. उन्होंने तो हाई मार्क्स दिए हैं फॉर मेकिंग प्रोग्रेस ऑन प्रिपेयर्डनेस इन रीसेंट ईयर्स. की रीसेंट कुछ सालों में, अभी पिछले कुछ सालों में ही जो कैलिफोर्निया है उसको बहुत ही अच्छे वे में उसने प्रिपेयर किया है. तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसको हाई मार्क्स दे रहे हैं. क्वेश्चन में बोल रहे नहीं, उसने तो प्रिपेयर हुआ ही नहीं, वो तो बहुत कम प्रिपेयर्ड है, लिटिल प्रोग्रेस है. यहां से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स चला गया. क्वेश्चन नंबर 9. पर्सनल्स इन पास्ट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर मिसहैंडलिंग फायर कंटेनमेंट. पर्सनल, ये पर्सनल वाला पर्सनल नहीं है जैसे पर्सनल मोबाइल फोन, ऐसा नहीं है. पर्सनल ये वर्कर्स वाले हैं. सो जो लोग वहां पर पहले काम करते थे पास्ट में, उनको बहुत बुरा बुरा बोला गया था कि उन्होंने फायर को बहुत गलत वे में हैंडल किया था. जब उन्होंने फायर को गलत वे में हैंडल किया तो उनको क्रिटिसिज्म मिला था. तब उनको थोड़ी लोगों की मतलब बातें सुननी पड़ी थी. आंसर फॉर दिस इज ट्रू. कैसा तो है. कैसे जी ऐसा. अभी आपको ये पैराग्राफ में मिलेगा, सेम वाले पैराग्राफ में, एक्सपर्ट वाले पैराग्राफ में. आपने नीचे से रीड करना स्टार्ट करना है. 1 2 3 4 5 6 7, नीचे से 7th लाइन एवरीवन. Stung in the past by criticism of bungling that allowed fire to spread when they might have been contained. स्टंग का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई बाइट कर लेता है तो आपको वो जहर फैल जाता है ना. सो उन्होंने क्या बोला कि पहले जो पास्ट में उन्होंने कोई गलती की थी, उस चीज से लेकर पहले से वो बहुत परेशान थे. स्टंग इन द पास्ट बाय क्रिटिसिज्म, पास्ट में उनको क्रिटिसिज्म मिला था. किसके रिगार्डिंग, बंगलिंग के रिगार्डिंग. बंगलिंग क्या थी, जब उन्होंने फायर को स्प्रेड होने को अलाउ कर दिया. दैट मीन्स उन्होंने फायर कंटेन नहीं की, तो उनको क्या मिला, क्रिटिसिज्म मिला, पास्ट में मिला. Personals are meeting the peculiar challenges of neighborhood and canyon hopping fire better than previously. अब के जो पर्सनल्स हैं, अभी अभी के जो वर्कर्स हैं, वो बहुत ही अच्छा, पास्ट से तो अच्छा ही काम कर रहे हैं. दैट मीन्स पास्ट में उनको क्रिटिसिज्म मिला ना. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन 9th का ट्रू, कि पास्ट में तो उनको बुरा बुरा बोला गया था क्योंकि उन्होंने फायर को हैंडल नहीं किया था. क्वेश्चन नंबर 10. कैलिफोर्निया हैज रिप्लेस्ड अ रेंज ऑफ फायर फाइटिंग टूल्स. की जो कैलिफोर्निया है उसने जो अलग अलग तरह के वो टूल्स यूज करती थी फायर को कम करने के लिए, फायर को फाइट करने के वास्ते, अभी उसने वो रिप्लेस कर दिए हैं. आंसर फॉर दिस इज ट्रू एवरीवन. अब इसकी लोकेशन हमें मिल रही है इन द पैराग्राफ जो इससे नेक्स्ट है, स्टेट प्रोमिसेस वाला. लाइन नंबर 4 से रीड कीजिएगा. Firefighters Union that in the past complained of dilapidated equipment, old fire engine, insufficient blueprints for fire safety are now praising the state's commitment, noting that funding for firefighting has increased. पहले जो यूनियन के मेंबर्स थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला उनके इक्विपमेंट खराब से हैं, इंजन पुराने से हैं, हमारे पास सेफ्टी नहीं है प्रॉपर. लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेस किया कि अभी उनको फंडिंग मिल रही है. किसके वास्ते, फायर फाइटिंग के वास्ते. दैट मीन्स कि अभी उनके इक्विपमेंट वगैरह सारा कुछ ठीक हो रहा है. सो यहाँ से हमें पता चल गया कि उनके इक्विपमेंट अपडेट हुए हैं.
अगर आपको यहाँ से नहीं पता चला तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वहां से भी पता चल जाता है। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग मनी, उन्होंने मनी तो दी है टू अपग्रेड द फायर इंजन, उन्होंने मनी दी है फायर इंजन को अपग्रेड करने के लिए, दैट मीन्स कि उन्होंने इक्विपमेंट को अपग्रेड किया है ना। सो यहाँ से हमारा आंसर 10th का आ रहा है एवरीवन ट्रू, कि गवर्नमेंट ने, जो स्टेट थी उसने कैलिफोर्निया में बहुत सारे जो टूल्स हैं उनको रिप्लेस किया है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की हैं, उसको अपडेट किया है। क्वेश्चन नंबर 11, more firefighters have been hired to improve firefighting capacity, वो बोल दिया और भी ज्यादा फायर फाइटर्स को हमने काम दिया है। आंसर फॉर दिस इज नॉट गिवन, क्योंकि ज्यादा फायर फाइटर्स को काम देने की बात बिल्कुल भी नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, citizens and government groups disapprove of the efforts of different states and agencies working together, जो लोग हैं सिटीजन्स हैं और जो गवर्नमेंट के ग्रुप्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिसअप्रूव किया है, उन्होंने अच्छा नहीं बोला ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एंड एजेंसीज, जो अलग अलग स्टेट्स और एजेंसीज साथ में काम कर रही थी, जो उनके एफर्ट्स थे उसको लेकर लोगों ने और गवर्नमेंट ने अच्छा अच्छा नहीं बोला है। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि उन्होंने अच्छा अच्छा ही बोला था। अभी एवरीवन इसकी लोकेशन हमें कहाँ से मिल रही है, जो आपका राइट हैंड साइड पर पैराग्राफ है ना, यस एक ही पैराग्राफ आपको बड़ा वाला मिलेगा, उस वहां पर उस पैराग्राफ में अपने नीचे से ना 6th 7th लाइन में देखना है, वहां पर लिखा है देयर इज अ सेंस अमंग बोथ गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात होगी एंड रेजिडेंट्स, रेजिडेंट मतलब वहां पर रहते थे सिटीजन्स, सिटीजन्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल में सेंस है, क्या सेंस है, दैट स्पीड, उनको स्पीड दिख रही है, डेडिकेशन दिख रही है एंड कोऑर्डिनेशन दिख रही है, किसकी, फायर फाइटर्स की, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जुरिस्डिक्शन से, दैट मीन्स की अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी से, आर रिजल्टिंग इन ग्रेटर एफिशिएंसी, दैट मीन्स कि जो लोग हैं उनको पता चल रहा है कि इन सभी के हार्डवर्क के कारण अभी बहुत ज्यादा हम अच्छे से काम कर रहे हैं, ग्रेटर एफिशिएंसी के काम कर रहे हैं, पास्ट में हमने ऐसा नहीं किया था, दैट मीन्स वो तो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कि वो डिसअप्रूव कर रहे हैं, डिसअप्रूव तो उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने तो अप्रूव किया, यहाँ से कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स करा। क्वेश्चन नंबर 13th, Randy Jacobs believe that loss of life from fire will continue at the same level despite changes made. तो रैंडी जैकब्स ने क्या बोला कि चाहे आप जितने मर्जी चेंजेस कर लो, लेकिन जो फायर से हम अपनी जिंदगी गवा रहे थे, वो तो सेम लेवल पर ही, हमारी जो जान है वो तो सेम लेवल पर ही जाएंगी। आंसर इज फॉल्स, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ की नीचे से 6th 7th लाइन, वहां पर लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग ऑल द डैमेज दैट विल कंटिन्यू टू बी कॉज बाय द वाइल्ड फायर्स, कि हाँ वाइल्ड फायर से हम मे बी नहीं हम सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन वाइल्ड फायर से जो डैमेज है वो कंटिन्यू होएगी, वी विल नो लॉन्गर सफर फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लॉस ऑफ लाइफ से सफर करेंगे, हमें अभी कोई भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं होएगा, दैट मीन्स किसी की भी इंसान की जान तो नहीं जा सकती, पास्ट में जाने गई है लेकिन अब के टाइम किसी की जान नहीं जाएगी, वैसे डैमेज को हम रोक नहीं सकते लेकिन जान जो है हम बचा कर ही रहेंगे, वहां पर लिखा है ना वी विल नो लॉन्गर सफर द लॉस ऑफ लाइफ, हम लॉस ऑफ लाइफ को सफर नहीं करेंगे, दैट मीन्स किसी की जान जाएगी ही नहीं, वहां पर लिखा था नहीं जाने तो जाएंगी सेम लेवल पर, सो वहां से हमारा आंसर अगेन कॉन्ट्रडिक्ट करके क्या हो गया जी, फॉल्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज एवरीवन। नेक्स्ट पैसेज हमारा क्या है, सेकंड नेचर के ऊपर, सो इसकी कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट वी हैव इज समरी कंप्लीशन, हमारे पास कितने वर्ड्स की लिमिट है, 2 वर्ड्स की। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 14 एवरीवन, हमारे पास 2 वर्ड्स की लिमिट तो है ही। क्वेश्चन नंबर 14 इज psychologists have traditionally believed that a personality dash was impossible, जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने पहले के टाइम में ट्रेडिशनली ये बिलीव किया था कि जो हमारी पर्सनालिटी में कोई चीज़ होएगी वो तो पॉसिबल है ही नहीं, हमारी पर्सनालिटी में क्या होएगा, आंसर कैन बी ट्रांसफॉर्मेशन, आंसर कैन बी चेंज, कि जो हमारी पर्सनालिटी में चेंज है वो हो ही नहीं सकता, कैसे एवरीवन, लेट्स लुक एट द लोकेशन। ए पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ए पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में हमें साइकोलॉजिस्ट मिल गए, हैव लॉन्ग हेल्ड, लॉन्ग हेल्ड का मतलब होता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा लंबे समय से ये माना हुआ था दैट अ पर्सन करेक्टर, करेक्टर मतलब उसकी पर्सनालिटी की, एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है कैनॉट अंडर गो अ ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकती, दैट मीन्स कि इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल थी, सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। इवन लाइन नंबर 4 से आपको ये भी मिल सकता है वी कैन चेंज, सो यहाँ से भी आप अपना आंसर चेंज लगा सकते हो, सो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज कैन, एनी ऑफ दिस कैन बी योर आंसर। Question number 15 is and that by a dash a person's character tend to be fixed, कि जो एक इंसान का करेक्टर है वो फिक्स हो जाता है।
कब? बाय अ डैश, हमने कुछ बताना है कि किस एज में उनका जो करेक्टर है वो फिक्स हो जाता है। आंसर इज यंग एज, बहुत ही छोटी एज में उनका करेक्टर जो है वो फिक्स हो जाता है। कैसे? लेट्स सी एवरीवन, सेम लोकेशन इन अ मीनिंगफुल वे एंड द की ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब फिक्स, एकदम हम अभी हमने मन बना लिया है एट अ वेरी यंग एज। सो जो पर्सनैलिटी के फीचर्स एंड ट्रेट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फिक्स हो जाती हैं। फिक्स कब तक हो जाती हैं जी? अ वेरी यंग एज तक। हमारे पास टू वर्ड्स की लिमिट थी तो हमने यंग एज ही लिखना है, वेरी नहीं लिख सकते। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया यंग एज। यंग एज में ही हमारी जो पर्सनैलिटी है वो फिक्स हो जाती है, ऐसा सोचा जाता था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यस, अभी फिर साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि ये तो ट्रू नहीं है। पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला, उन्होंने बोला कि जो पर्सन की क्वालिटीज है वो हमारा हैबिचुअल बिहेवियर हो सकता है। वन ऑफ द इजिएस्ट क्वालिटीज टू एक्वायर इज डैश। हम क्वालिटीज जो है वो तो आराम से एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन सबसे इजी क्वालिटी क्या है जिसको हम ले सकते हैं, वो क्या है? ऑप्टिमिज्म। हम पॉजिटिव हो सकते हैं। लेट्स सी एवरीवन, इसकी बात कहाँ पर हुई है? इसकी बात हुई है जी सेकंड पैराग्राफ में। कैसे? वहां पर सम क्वालिटीज की बात हुई थी। सम क्वालिटीज आर लेस चैलेंजिंग। लेस चैलेंजिंग मतलब इजी, मतलब डिफिकल्ट कम है, डिफिकल्ट कम है तो इजी हो गई ना। सम क्वालिटीज आर लेस चैलेंजिंग टू डेवलप। उनको डेवलप करना, उनको एक्वायर करना कम मुश्किल है, दैट मीन्स इजी है बाकियों के कंपैरेटिवली। जैसे कि ऑप्टिमिज्म बीइंग वन ऑफ देम। ऑप्टिमिज्म जो है वो भी इनमें से एक क्वालिटी है, दैट मीन्स ऑप्टिमिज्म एक क्वालिटी है जो इजी है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 16 का, ऑप्टिमिज्म। Question number 17 everyone is, it is necessary to learn a wide variety of different dash। कि हमारे लिए डिफरेंट तरीके की कोई चीज वाइड वैरायटी में लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर कैन बी स्किल्स और टेक्निक्स। सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए। सेम पैराग्राफ में लाइन नंबर 2 में लिखा है डेवलपिंग क्वालिटीज रिक्वायर मास्टरिंग। हमने मास्टर क्या करना है? अ रेंज ऑफ स्किल्स, वाइड रेंज, वहां पर लिखा था वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्किल्स। सो यहां से हमारा आंसर आ गया एवरीवन, स्किल्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which is for example a person must understand and feel some dash in order to increase their happiness। अगर हमने अपने हैप्पीनेस को इंक्रीज करना है तो एक इंसान को कुछ अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा और कुछ फील भी करना पड़ेगा। आंसर कैन बी फीलिंग्स या आंसर कैन बी नेगेटिव इमोशंस। किसको? नेगेटिव इमोशंस भी फील करने पड़ेंगे। वहीं पर आपको इसकी भी लोकेशन मिलेगी। कैसे? सेम पैराग्राफ में वहां पर एग्जाम्पल गिवन थी। टू ब्रिंग मोर जॉय एंड पैशन। जॉय एंड पैशन आर द हैप्पीनेस, राइट? अगर हम और भी ज्यादा जॉय और पैशन लेकर आए इनटू योर लाइफ, यू मस्ट बी ओपन टू एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंसिंग मतलब अंडरस्टैंड करना, फील करना। फील क्या किया हमने यहाँ पर? नेगेटिव इमोशन को फील किया। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी नेगेटिव इमोशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन। नेक्स्ट कैटेगरी के कौन से रिसर्चर ने, कौन से लिस्ट ऑफ पीपल ने कौन सी बात बोली थी। हमने सबसे पहले क्या करना था? इनको सबको हाईलाइट कर लेना था, सर्कल कर लेना था, फिर हमने उसमें से एक आंसर को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 19 इज, पीपल मस्ट एक्सेप्ट दैट दे डू नॉट नो मच व्हेन फर्स्ट ट्राइंग समथिंग न्यू। लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनको उस चीज के बारे में नहीं पता जब वो किसी चीज को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। आंसर इज ई, ये तो है, टॉड कैशडन ने ये बोला था। अभी टॉड का नेम हमें कहाँ से मिल रहा है? टॉड का नेम हमने सर्कल भी किया हुआ है। लेट्स फाइंड आउट हमने कहाँ कहाँ मिला है। एफ पैराग्राफ में हमें टॉड का नेम मिला है। इवन अगर आप देखो ना, आपको कैस्टिन का नेम नेक्स्ट में भी मिलेगा इन द पैराग्राफ नंबर जी। लेकिन हमने स्टार्ट करना है एफ पैराग्राफ से। एफ पैराग्राफ में वहां पर मेंशन है साइकोलॉजिस्ट टॉड कैस्टन हैज दिस एडवाइस। उसके पास एडवाइस है फॉर दोज पीपल टेकिंग अप अ न्यू पैशन। जो लोग कोई नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए टॉड कैस्टन के पास एक एडवाइस है। वो क्या है? एज अ न्यू कमर, अगर आप न्यू हो, यू ऑल्सो हैव टू टॉलरेट एंड लाफ एट योर ओन इग्नोरेंस। कि जो चीजें आप इग्नोर कर देते हो आपको उसको टॉलरेट भी करना पड़ेगा और आपको उसको हंसकर सार भी देना पड़ेगा। यू मस्ट बी विलिंग टू एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा द नेगेटिव फीलिंग्स दैट कम योर वे। दैट मीन्स कि जो भी आप चीजें फेस करने वाले आपको उसको लेकर काफी एक्सेप्टेंस शो करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि आप न्यू कमर हो तो आपको हर चीज को अच्छे से देखना भी पड़ेगा। और अगर आप किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं आपको उसके ऊपर हंसना भी पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको आपके लाइफ में फेलियर्स और डिफिकल्टीज आएंगे लेकिन आपको बहुत ही अच्छे वे में उसको हैंडल करना है। तो उनको पता चल गया कि आप न्यू कमर हो, न्यू कमर को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, अपने नेगेटिव फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी टॉड कैस्टन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। Let's move to the next question everyone. Question number 20th. It is important for people to actively notice when good things happen। कि लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो ये चीज नोटिस करें कि गुड थिंग्स उनके लाइफ में हो रही हैं। आंसर इज सी, सुजैन सेगरस्ट्रॉम।
इसकी लोकेशन एवरीवन आपको फर्स्ट पेज पर मिलेगी। फर्स्ट पेज पर मूव कीजिए इन द पैराग्राफ नंबर डी। या सुजैन की बात वहां पर हुई थी, आपको लाइन नंबर 3 से रीड करना है। शी रिकमेंड्स यू ट्रेन योर सेल्फ टू पे अटेंशन टू गुड फॉर्चून, कि आपको गुड लक के ऊपर फोकस करना चाहिए बाय राइटिंग डाउन 3 पॉजिटिव थिंग्स। आपको अपनी अपने हर दिन की 3 गुड चीजें लिखनी चाहिए। आपको गुड लक के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। दिस विल हेल्प यू टू कन्विंस योर सेल्फ दैट फेवरेबल आउटकम्स एक्चुअली हैपन ऑल द टाइम। इससे आपको ये लगेगा कि आपकी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव चीजें ही होती है, जिसकी वजह से आप और भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी तो गुड गुड चीजों से भरी पड़ी है। सो ये किसने बोला? सुजैन ने, कि गुड थिंग्स को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि गुड थिंग्स हो रही हैं हमारी जिंदगी में, हैपन हो रही हैं। सो यहाँ से 20th का आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर एवरीवन 21 अभी क्या है? करेज कैन बी लर्न वंस इट्स ओरिजिन इन अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अंडरस्टूड, कि हम करेज को, हम हिम्मत को लर्न कर सकते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि जो हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहीं से ये चीज होएगी। एवरीवन इसका आंसर आएगा जी सिंथिया पुरी। सिंथिया पुरी ने ये चीज बोली थी करेज वाली इन द पैराग्राफ नंबर एच। एवरीवन एच पैराग्राफ में मूव करो, आपको सिंथिया पुरी का नेम हाईलाइटेड मिलेगा। सिंथिया पुरी अ psychologist at Clemson University, Palladio's story proves that the point that courage is not motivated by fearlessness, कि अगर आपको डर नहीं लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप करेज हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, बट बाय मॉरल ऑब्लिगेशन। बट ये करेज आप कब फील करते हो? जब आप मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो। पुरी ऑल्सो बिलीव दैट पीपल कैन एक्वायर करेज, और हम करेज को आराम से सीख सकते हैं, गेन कर सकते हैं। सो ये कब हुआ? जब हमें लगा कि हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम ऐसा नहीं है कि हमें डर नहीं लग रहा, हम बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं। सो हम करेज को एक्वायर कर सकते हैं उस टाइम में। ये क्या किसने बोला था? ये बोला था सिंथिया पुरी ने। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन क्वेश्चन नंबर 21 का जी। क्वेश्चन नंबर 22, इट इज पॉसिबल टू ओवरकम शाइनेस व्हेन फेस्ड विद द नीड टू स्पीक इन पब्लिक, कि हम अपनी शाइनेस को दूर कर सकते हैं जब हमने पब्लिक में बोलना है। आंसर फॉर दिस इज ए क्रिस्टोफर पीटरसन। ये तो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया था ना क्लास में। यस, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। इसकी लोकेशन एवरीवन क्रिस्टोफर की आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ नंबर बी। बी पैराग्राफ में क्रिस्टोफर का नेम आया। फिर हमने लाइन नंबर 3 से रीड किया, इनहेरेंटली इंट्रोवर्ट, वो था शाय, वो था इंट्रोवर्ट। ही रियलाइज्ड अर्ली दैट एज एन एकेडमिक, उसने पहले से उसको पता चल गया था कि एज अ टीचर, एज एन एकेडमिक, हिज रिटिसेंस वुड प्रूव डिजास्ट्रस इन द लेक्चर हॉल। अगर उसने लेक्चर हॉल में यही अपनी शाइनेस शो करनी है तो वो उसके लिए काम खराब करेगी ही करेगी। सो ही लर्न टू बी मोर आउट गोइंग एंड टू एंटरटेन हिज क्लास। सो उसने क्या किया? बाहर जाना स्टार्ट कर दिया ज्यादा, और अपनी क्लास को एंटरटेनिंग बनाया, इंटरेस्टिंग बनाया। किसने? वो इंसान ने जो बहुत इंट्रोवर्ट था। अभी वो क्या बन गया? अभी वो बन गया एक्सट्रोवर्ट। दैट मीन्स कि उसको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ा जब उसको पब्लिक में बोलना था। यहाँ से हमारा आंसर 22 का आ गया, ए क्रिस्टोफर पीटरसन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन। हमने बताना कि कौन से पैराग्राफ में ना कौन से इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 23, a mention of how rational thinking enabled someone to achieve physical goals, कि कैसे अगर हम बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, अगर हम बहुत ही रैशनल थिंकर हैं, तो उस चीज से कैसे हम अपने फिजिकल गोल्स अचीव कर सकते हैं। एवरीवन इट इज इन ई पैराग्राफ। ई पैराग्राफ में मूव कीजिए, वहां पर स्ट्रेंथ, फिजिकल बॉडी, स्टेमिना वगैरह की बात वहीं पर ही हुई थी ई पैराग्राफ में। ई पैराग्राफ में वहां पर टानिया स्ट्रीटर का नेम गिवन था। वो फ्री डाइवर थी, राइट? वो डाइवर थी जो पानी में प्लंज करते हैं, डुबकी लगाते हैं, टैंक के बिना और ब्रीदिंग इक्विपमेंट के बिना भी। बिगनिंग इन 1998 शी सेट 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसने दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया और अपनी ब्रीदिंग को वो 6 मिनट्स के तक रोक सकती थी। द फिजिकल स्टेमिना रिक्वायर्ड फॉर दिस स्पोर्ट इज इंटेंस। उसको बहुत ही ज्यादा फिजिकल एफर्ट्स, फिजिकल अपनी स्ट्रेंथ शो करनी पड़ी थी। बट द साइकोलॉजिकल डिमांड्स आर इवन मोर ओवरवेलमिंग। लेकिन उसको मेंटल इमोशनल तौर से दिमाग, ब्रेन में और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ा था। स्ट्रीटर ने हर ये चीज को लर्न किया कि उसने अपने फियर को कैसे दूर रखना है, और उसने अपने बॉडी और माइंड के ऊपर प्रॉपर वे में कंट्रोल कर लिया था। दैट मीन्स कि अभी ये फिजिकल जो हमारी स्ट्रेंथ है उसमें उसकी बात हुई है, और हमने उसको कैसे गुड रखा, उसने अपने माइंड और बॉडी को पॉजिटिव कैसे रखा, उसके बारे में बात हुई थी। सो यहाँ से आ गया रैशनल थिंकिंग पॉजिटिव थी वो, उसकी वजह से उसने फिजिकल गोल्स अचीव किए। यहाँ से आ गया आंसर हमारा ई की। ई पैराग्राफ में इसकी बात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 एवरीवन, एन अकाउंट ऑफ समवन ओवरकेम अ सैड एक्सपीरियंस। अभी एक इंसान ने अपने सैड एक्सपीरियंस को क्या कर लिया? ओवरकम कर लिया, दूर कर लिया।
सी पैराग्राफ में मूव करते हैं। सी पैराग्राफ में इसका आंसर है। सी पैराग्राफ में मूव कीजिए एवरीवन। सी पैराग्राफ में आपको मिलेगा ये फ्रॉम द लाइन नंबर, आपको वहां पर डेविड का नेम मिल गया। अभी आपने लाइन नंबर 2 से रीड करना है। लाइन नंबर 2 में उन्होंने क्या लिखा है, वेन ही हैड एन एक्सीडेंट, उस इंसान का क्या हो गया जी, एक एक्सीडेंट हो गया था, दैट पुट एन एंड टू हिज स्पोर्ट्स करियर, जिसकी वजह से उसका स्पोर्ट्स करियर भी खत्म हो गया। सो वो क्या बन गया, वो बंदा हो गया डिप्रेस्ड। उसने काउंसलिंग वगैरह लेने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग दी तो जाती है, लेकिन जो बच्चे फिजिकल रिहैबिलिटेशन से सफर कर रहे हैं या बच्चे जो डिप्रेस्ड है, उनके वास्ते वहां पर कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उसने एक स्पोर्ट्स ग्रुप ऑर्गेनाइज किया और बाकियों को भी हेल्प करना स्टार्ट किया। सो उस बंदे ने अपनी पेन को छोड़कर बाकियों की हेल्प करनी स्टार्ट की। दैट मीन्स कि वो खुद ही बंदा सैड था, लेकिन उसने अपने अपने एक्सपीरियंस को ओवरकम किया। वो एक ऑप्टिमिस्ट बन गया, वो एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान बन गया। सो यहाँ से हमारा आंसर है जी सी। सैड एक्सपीरियंस उसका भी था, लेकिन उसने उस अपने सैड एक्सपीरियंस को ओवरकम कर लिया था। Let's move to the next question then. Question number 25. A description of how someone decided to rethink their academic career path की एक डिस्क्रिप्शन। एक इंसान ने क्या किया, एक इंसान ने अपने जो उसका करियर था उसको रीथिंक किया, उसको दोबारा से सोचा, उसको चेंज कर दिया, उसने अपने करियर को ही चेंज कर दिया। लेट्स सी एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिलेगी इन द पैराग्राफ नंबर जी। जी पैराग्राफ में मूव कीजिए। लाइन नंबर 1 में लिखा है जी, एक फिजिशियन साइंटिस्ट मोरो ज़ैपटेरा बिगेन हिज पीएचडी रिसर्च, उसने अपनी पीएचडी रिसर्च स्टार्ट कर दी थी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज मिजरेबल एट हिज रिसर्च एज हिज रिसर्च वॉज इनकम्पैटिबल, लेकिन वो बहुत ही बैड परफॉर्म कर रहा था। अभी वो बैड परफॉर्म क्यों कर रहा था, क्योंकि उसकी रिसर्च उसकी क्रियोसिटी से, अभी वो इंटरेस्टेड किस में था, वो इंटरेस्टेड था जी हीलिंग में। सो उसने क्या किया, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो उसके साथ मैच नहीं कर रही थी, कंपैटिबल नहीं थी उसकी रिसर्च से। सो वो बहुत ही बैड वे में बिहेव कर रहा था, बहुत बैड परफॉर्म भी कर रहा था। सो उसने सोचा कि वो ब्रेक ले लेगा। उसने 8 मंथ्स की ब्रेक ली। फिर उसने क्या किया, उसने ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक्स के बारे में लर्न करना स्टार्ट किया, जो हार्वर्ड में बिल्कुल भी टीच नहीं करते थे। जब वो वापस आया, उसने अपनी लैब्स को चेंज किया और फिर उसने इसी के ऊपर, अपने ये जो उसका इंटरेस्ट था उसी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स कि पहले वो किसी और चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहा था, अभी उसने किसी और चीज़ के ऊपर स्टडी करनी स्टार्ट कर दी। उसने अपने एकेडमिक करियर को ही चेंज कर दिया। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी, कि जी पैराग्राफ में रीथिंक करने की बात हुई थी। Let's move to the last question everyone, 26th. 26th is an example of how someone risked his career out of sense of duty, कि एक इंसान ने अपनी ड्यूटी निभाने के खातिर अपने करियर को भी रिस्क में डाल दिया था। आंसर फॉर दिस इज एच। एच पैराग्राफ में ये सब कुछ हुआ था। कैसे, अभी एच पैराग्राफ में अगर आप मूव करते हो ना, एच पैराग्राफ में यहाँ पर आपको मेंशन्ड है एक इंसान का नाम, विच इज केनेथ। केनेथ क्या था, वहां पर काम कर रहा था। लाइन नंबर 3 में रीड करिए, द न्यू मैनेजर वॉज इंटीमिडेटिंग स्टाफ, सो पेडेलियोस केयरफुली रिकॉर्डेड ईच स्टांस ऑफ बुलिंग। सो एक नया मैनेजर आया, वो अपने स्टाफ को बुली कर रहा था, इंटीमिडेट कर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था, इम्पैक्ट कर रहा था। सो जो पैलेडियोस था उसने बहुत ही चालाकी से उस हर एक चीज को, बुलिंग को उसने रिकॉर्ड किया और फिर अपने एविडेंस अपने सीनियर डायरेक्टर को भी दिखा दिया। उसको पता भी था उसकी जॉब सिक्योरिटी थ्रेटेंड है, उसकी जॉब सिक्योरिटी जा भी सकती है, उसकी जॉब जा भी सकती है, उसकी जॉब रिस्क पर है, लेकिन फिर भी उसने ये काम किया। क्यों, क्योंकि उसको लगा कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो केनेथ ने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते अपनी जॉब को भी दांव पर लगा दिया था। सो ये बात हुई थी एच पैराग्राफ में। यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 26 का एच। लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ एवरीवन। लास्ट पैराग्राफ इज व्हेन एवोल्यूशन रन्स बैकवर्ड। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी है जी, दैट इज एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 27 हियर इज, व्हेन डिस्कसिंग द थ्योरी डेवलप्ड बाय लुइस डोलो द राइटर सेज। जब हम लुइस डोलो की थ्योरी को डिस्कस करते तब राइटर ने क्या बोला है। आंसर इज सी, इट वॉज मॉडिफाइड बाय बायोलॉजिस्ट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, की जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनको चेंज कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था। एवरीवन, जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, हम अपने एलिमिनेशन मेथड को परफॉर्म करते हैं, फिर ही सॉल्व करते हैं, हमारी बाकी सारी ऑप्शन जो है वो क्रॉस हो जाती हैं, तो हमारा इसका आंसर आ जाता है। अभी इसकी लोकेशन आपको सबसे पहले मिलनी थी जी थर्ड पैराग्राफ में, लुइस डोलो का नेम यहाँ पर गिवन था। अभी इसकी थ्योरी क्या थी, ही प्रपोज दैट एवोल्यूशन वॉज इरिवर्सिबल, कि एवोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में जो बायोलॉजिस्ट थे वो सेम कंक्लूजन पर आए, लेकिन उन्होंने क्या बोला, दे क्वालिफाइड इट एज
इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। उन्होंने बोल दिया कि ये चीज सही बोल रहा है लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है, दैट देयर इज नो रीजन व्हाई एवोल्यूशन कैन नॉट रन बैकवर्ड, कि हमें रीजन तो ये दिख नहीं रहा कि वो पीछे क्यों नहीं वापस जा रहा, लेकिन ये जो बंदा बोल रहा है वो सही है। लेकिन उन्होंने चेंज करके क्या बोल दिया, वो बोल रहा था इम्पॉसिबल, इसने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और फिर उन्होंने उसके लॉ को बोल दिया दोलोस लॉ। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया कि जो हमारे 20th सेंचुरी के बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको हल्का सा चेंज किया, मॉडिफाई कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, द हम्पबैक व्हेल कॉट ऑफ वैंकूवर आइलैंड इज मेंशन। जो हम्पबैक व्हेल थी वैंकूवर आइलैंड में जो हमने पकड़ी थी उसके बारे में हमने बात क्यों की है? आंसर फॉर दिस इज डी, द रीजन गिवन फॉर इट्स अनयूजुअल फीचर, कि उसके फीचर्स बहुत ही अनयूजुअल थे, उसके रीजन के वास्ते उसकी बात की गई है। एवरीवन, उसके फर्स्ट पेज पर ही जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है वहां पर हमें हम बैक वेल की बात होनी स्टार्ट होनी थी। वहां पर लिखा है 1919 फॉर एग्जाम्पल अ हम्पबैक वेल विद पेयर ऑफ लेग लाइक appendages over a meter long complete with a full set of limb bone was caught off Vancouver Island in Canada। कि कनाडा में हमने एक ऐसी वेल को पकड़ा जिसके पैर के जैसे हमें लग रहा था बॉडी के ऊपर थे, और उसके लिम्ब बोन्स भी थे, उसके पूरे हाथ पैर में जो बोन्स थी वो भी हमें सारी की सारी मेंशन गिवन थी, और ये हमने वैंकूवर आइलैंड में उसमें पकड़ लिया था। रॉय चैपमैन एंड्रयूज आर्ग्यूड एट दैट टाइम वेल मस्ट बी अ थ्रोबैक ऑफ अ लैंड लिविंग एंसेस्टर, कि उस इंसान ने बोला कि ये वेल वो वाली वेल होगी, इसके पक्का जो पूर्वज है ना वो जमीन पर रह रहे होंगे, इसलिए इसके हाथ पांव है। आई कैन सी नो अदर एक्सप्लेनेशन, मुझे इसका और कोई भी रीजन और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रही, ये उस इंसान ने बोला। दैट मीन्स कि हमें रीजन बताया कि ये क्यों हो सकता है, मे बी उसके जो पूर्वज है वो जमीन पर रहते हैं इसलिए उसमें बोन्स हो सकते हैं उसमें, इसलिए उसके हाथ पांव हो सकते हैं, लिम्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर हम बैक व्हेल की बात क्यों हुई कि उसके फीचर्स काफी अनयूजुअल थे, और उसका रीजन क्या गिवन था, मे बी उसका जो एंसेस्टर है वो लैंड लिविंग हो। सो यहाँ से हमारे सारे वर्ड्स मैच कर गए, हमारा आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज सेड अबाउट साइलेंट जीन्स, कि साइलेंट जीन्स को लेकर किस क्या बोला गया है? आंसर फॉर दिस इज सी, दे कुड लीड टू द री एमर्जेंस ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स, की साइलेंट जीन की वजह से दोबारा में हमारे अंदर क्या है कुछ फीचर्स जो है वो वापस आ सकते हैं। लेट्स लुक एट द साइलेंट जीन्स एवरीवन। हमें ये सेकंड पेज पर ना फर्स्ट टाइम मिलने थे साइलेंट जीन्स एकदम टॉप में, हमने इसकी स्टार्टिंग से इसको थोड़ा सा रीड करना है। आप रीड करोगे they reasoned that while some evolutionary changes involve loss of gene there are therefore irreversible, others may be result of genes being switched off, कि कुछ जीन्स हम हमेशा के लिए लॉस कर देते हैं, कुछ जीन्स हमारे स्विच ऑफ हो जाते हैं। इफ दीज साइलेंट जीन्स आर समहाउ स्विच्ड बैक ऑन, अगर हमने इस साइलेंट जीन्स को दोबारा से ऑन कर लिया ना, दे आर्ग्यूड लॉन्ग लॉस्ट ट्रेट्स कुड रीअपियर, तो जो हमने करेक्टर्स जो हमने फीचर्स जो हमने अपनी पर्सनालिटी बहुत टाइम पहले गुमा दी थी, लॉस कर दी थी, वो दोबारा से आ सकती है। दैट मीन साइलेंट जीन्स की वजह से हमारे अंदर कुछ जो पुरानी चीजें वो वापस आ सकती हैं। सो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन 29th का आ गया, दैट इज सी, दे कुड लीड टू रीएमर्जेंस। रीएमर्जेंस मतलब दोबारा से आना, क्या दोबारा से आए, ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स हमारे अंदर दोबारा से आ गए। क्वेश्चन 30th, द राइटर मेंशंस अ स्मॉल सैलमेंडर, राइटर ने स्मॉल सैलमेंडर की बात क्यों की है? आंसर फॉर दिस इज बी, इट सजेस्ट दैट राफ्स थ्योरी इज करेक्ट, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि राफ की थ्योरी एकदम सही है। अभी मोल सैलमेंडर की बात एवरीवन होनी स्टार्ट हुई थी जी इन द पैराग्राफ दिस वन, ये मोल पैराग्राफ सेकंड पेज पर एज अ पॉसिबल एग्जांपल वाले पैराग्राफ में मोल सैलमेंडर की बात हुई। फिर नीचे से फोर्थ लाइन हम रीड करेंगे, इन अदर वर्ड्स मेटामॉर्फोसिस इन मोल सैलमेंडर इज एन एंटाविज्म, द सेलेमेंडर एग्जाम्पल फिट्स विद राफ्स 10 मिलियन ईयर टाइम फ्रेम, की जो सेलेमेंडर की हमने एग्जाम्पल दिया है वो राफ ने जो हमें टाइम पीरियड दिया था, जो राफ ने हमें थ्योरी बताई थी उसके साथ एकदम अच्छे तरीके से मैच कर रही है। दैट मीन्स की राफ की थ्योरी यहाँ पर प्रूव होगी। सो 30th का आंसर एवरीवन हमारा आ गया राफ वाला, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वैगनर क्लेम, कि वैगनर ने इनमें से किसकी बात की है? आंसर इज ए, members of Bachia lizard family have lost and regained certain features several time, कि जो Bachia lizard family के members हैं उन्होंने काफी टाइम अपने जो फीचर्स है वो घुमाए भी हैं और काफी टाइम रीगेन भी किए हैं। इसकी लोकेशन हमें मिलेगी बाचिया फैमिली की एवरीवन बात होनी स्टार्ट हुई थी सेकंड पेज पर, जो हमारा राइट हैंड साइड पर पैराग्राफ है यहाँ पर बाचिया फैमिली की बात हुई थी, राइट। अभी हमने रीड करना है जी लास्ट से,
लास्ट आप 6th लाइन से रीड कर लीजिए, वहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू हिज एनालिसिस ऑफ पाचिया फैमिली ट्री द टोड स्पीशीज री इवॉल्व टोज फ्रॉम टोलेस एंसेस्टर, कि जो स्पीशीज के टोज थे वो उन एंसेस्टर्स से बनी थी जिनके टोज ही नहीं थे. व्हाट इज मोर, डिजिट लॉस एंड गेन हैज अकर्ड मोर देन वन ओकेजन ओवर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, कि इतने लंबे सालों में ये एक बार से ज्यादा बार हुआ है जब उन्होंने लॉस भी किए हैं गेन भी किए हैं ये सारे के सारे फीचर्स. दैट मीन्स कि एक बार से ज्यादा बार हुआ है, दैट मीन्स सेवरल टाइम्स हुआ है ये. यहां से हमारा आंसर आ गया ए, कि उन्होंने लॉस भी किए हैं रीगेन भी किए हैं फीचर्स सेवरल टाइम्स. 31 का आ गया ए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी एवरीवन. अभी हमने हाफ ऑफ सेंटेंसेस को मैच करना है. क्वेश्चन नंबर 32. फॉर अ लॉन्ग टाइम बायोलॉजिस्ट रिजेक्टर्स, बहुत लंबे समय तक जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ चीज को रिजेक्ट किया था. आंसर इसका है जी एफ. उन्होंने क्या रिजेक्ट किया था, पॉसिबिलिटी ऑफ एवोल्यूशन बीइंग रिवर्सिबल. उन्होंने ये बोला था कि ये जो एवोल्यूशन है वो रिवर्सिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी को उन्होंने रिजेक्ट किया था. इसकी लोकेशन एवरीवन हमें मिलेगी फर्स्ट पैराग्राफ में से. फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव कीजिए, लाइन नंबर आपको 3 में मिलेगा. फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी मतलब 50 ईयर्स 60 ईयर्स 70 ईयर्स, इतने साल. सो अगर हम सेंचुरी का बेटर पार्ट देखें, सो आधे से ज्यादातर जो हिस्सा था, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट हैव बीन रिलक्टेंट. रिलक्टेंट का एवरीवन मीनिंग होता है जी अनविलिंग, नॉट विलिंग. सो बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट थे वो विलिंग नहीं थे, वो चाहते नहीं थे, वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो रिजेक्ट कर रहे थे. किसको रिजेक्ट कर रहे थे, to use those words, mindful of the principle of evolution that says evolution cannot run backwards. So वो क्या थे, वो उसको उनको पता था कि जो एवोल्यूशन है वो वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो इस चीज को, ये जो एवोल्यूशनरी थ्रोबैक वाले वर्ड्स हैं इसको यूज करने के लिए रिलक्टेंट थे. दैट मीन्स कि बायोलॉजिस्ट ने क्या रिजेक्ट किया, कि हम एवोल्यूशनरी थ्रोबैक हो सकता है इसको रिजेक्ट किया था, कि एवोल्यूशन वापस जा सकता है, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. सो पॉसिबिलिटी ऑफ एवोल्यूशनरी थ्रोबैक को उन्होंने रिजेक्ट किया था. यहां से हमारा आंसर आ गया एफ, पॉसिबिलिटी ऑफ एवोल्यूशन बीइंग रिवर्सिबल, कि वो रिवर्स हो सकता है, उसको उन्होंने मना कर दिया. क्वेश्चन नंबर एवरीवन 33. opposing views on evolutionary throwbacks are represented by. so उन्होंने बोला opposing views मतलब different views, अलग अलग एकदम opposite views दिए गए थे evolutionary throwback के ऊपर ही. किसने दिए थे, हमने उसके बारे में बताना है. आंसर फॉर दिस इज जी, डोलो और जो लैम्ब्रोसो थे इन्होंने दिए थे. इसकी लोकेशन एवरीवन फर्स्ट पेज पर जो थर्ड पैराग्राफ है ना लेफ्ट हैंड साइड पर, वहां से आपको स्टार्टिंग में मिलेगी. वाइल लैम्ब्रोसो वाज मेजरिंग क्रिमिनल्स, उन्होंने क्रिमिनल्स को देखा. द यहाँ पर लिखा है जी, द बेल्जियन प्लेंटोलॉजिस्ट कॉल्ड लुइस डोलो वाज स्टडीइंग फॉसिल रिकॉर्ड, उसने फॉसिल रिकॉर्ड्स को देखा. एंड कमिंग टू द ऑपोजिट कंक्लूजन, और ये दोनों की कंक्लूजन एकदम ऑपोजिट थी. दैट मींस कि ऑपोजिट कंक्लूजन किन दोनों की आई, लैम्ब्रोसो और डोलो की. यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन आ गया विच इज द लास्ट ऑप्शन देयर. 33rd का हमारा आंसर आया जी जी. 34th है एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशनरी थ्रोबैक हैव लेड टू, कि जो अगर हम एवोल्यूशनरी थ्रोबैक की एग्जाम्पल देखें उससे हमें क्या हुआ है. आंसर इज ए, उसकी वजह से हमारे मन में क्वेश्चन उठा है कि क्या लॉन्ग लॉस्ट थ्रेड्स दोबारा से वापस आ सकते हैं, क्या ये फीचर्स दोबारा से वापस आ सकते हैं. अभी हमने देखना है कि एग्जाम्पल्स की बात कहाँ हुई थी. एवरीवन एग्जाम्पल्स की बात होनी स्टार्ट हुई थी जो फर्स्ट पेज था ना हमारा, फर्स्ट पेज का जो राइट हैंड साइड पर लास्ट पैराग्राफ है वहां पर. सिंस देन सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, कि अभी यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात होगी. फिर यहाँ पर 4 लाइन में लिखा है एंड दिस पोजेस अ पजल, इसकी वजह से हमारे मन में पजल आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है. हाउ कैन करेक्टरिस्टिक्स दैट डिसअपीयर्ड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो सडनली रीअपीयर, कि जो करेक्टरिस्टिक्स हमारी, जो फीचर्स हमारे बहुत साल पहले ही खत्म हो गए थे वो वापस कैसे आ सकते हैं. हमारे मन में क्वेश्चन आया, रीअपीयरेंस के बारे में क्वेश्चन आया. सो 34th का आंसर एवरीवन आराम से आ गया विच इज ऑप्शन ए, कि हमने क्वेश्चन बोला रीअपीयरेंस के ऊपर लॉन्ग लॉस्ट थ्रेड्स का. क्वेश्चन नंबर 35. द शार्क एंड किलर वेल आर मेंशन टू एग्जाम्पलीफाई, जो शार्क और हमारी किलर वेल थी हमने उन दोनों की बात की है. क्यों बात की हमने, आंसर फॉर दिस इज बी, द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर फीचर इन डिफरेंट स्पीशीज. हमने ये बताना था कि अलग अलग स्पीशीज में भी सेम फीचर आ सकता है, इसलिए हमने उन दोनों की बात की थी. शार्क और किलर वेल की हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कि उस दोनों की लोकेशन हमें कहाँ पर गिवन है. एवरीवन शार्क और किलर वेल की आपको लोकेशन मिलनी थी इन द पैराग्राफ, यस सेकेंड पेज पर जो राइट हैंड साइड पर लास्ट सेकेंड पैराग्राफ है वहां पर मिलना था लाइन नंबर 1 से. वन पॉसिबिलिटी इज दैट दीज ट्रेड्स आर लॉस्ट एंड देन सिंपली रीअपीयर, ये गुम जाते हैं फिर ये वापस से ये फीचर्स आ जाते हैं.
in much the same way that similar structures can independently arise in unrelated species. ऐसे ही अभी ये सारे फीचर्स किसी और स्पीशीज में भी आ सकते हैं, सच एज द डॉर्सल फिन्स ऑफ शार्क एंड किलर वेल्स, जैसे कि फिन शार्क के भी और किलर वेल्स के भी, ये एक दूसरे की स्पीशीज में, अनरिलेटेड स्पीशीज में भी ये चीज हो सकती है. सो ट्रेस रीअपियर किए, अलग अलग स्पीशीज में रीअपियर किए. सो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन क्वेश्चन नंबर 35 का आ रहा है जी, बी. अकरेंस हो रही है फीचर्स की लेकिन अलग अलग स्पीशीज में. क्वेश्चन नंबर 35, वन एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ वेगनर्स रिसर्च, की एक एक्सप्लेनेशन जो वेगनर की रिसर्च ने फाइंडिंग की उसके ऊपर क्या है, इज डी द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, की कुछ जीन्स जो है, जो कुछ जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो रहती है, हमेशा एग्जिस्ट करती रहती है. इसकी लोकेशन एवरीवन हमें मिल रही है इन द पैराग्राफ नंबर सेम लास्ट सेकेंड पैराग्राफ. वहां पर हमने किलर वेल के छोड़ दिया था, वहीं से हम रीड करेंगे. Another more intriguing possibility is that genetic information needed to make toes somehow survived for tens or perhaps hundreds of millions of years in lizard and was reactivated. So उन्होंने क्या बोला कि जो हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिससे टोज बनते हैं वो बहुत ज़्यादा साल तक सर्वाइव कर रही है और फिर वो दोबारा से एक्टिवेट हो रही है. दैट मीन्स कि ये क्या है, रिवर्सिंग एवोल्यूशन इफेक्टिव है. दैट मीन्स ये पॉसिबल है. दैट मीन्स कि बहुत सारे सालों तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो एग्जिस्ट कर सकती है. सो 36 का आंसर एवरीवन, यहाँ से हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाला आ गया कि वो स्टिल रिमेन वहां पर रह सकती है. सो ऑप्शन डी इज अवर आंसर. लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी. हमारे पास अभी यस नो नॉट गिवन है. Question number 37. Wegener was the first person to do research on South American lizards. So South American lizard के ऊपर जो research थी first time Wegener ने ही की थी. Answer for this is not given क्योंकि first person यहाँ पर first की कहीं पर भी बात नहीं हुई है. मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ यहाँ पर, लेकिन first की कहीं पर भी बात नहीं हुई है. यहाँ से हमें Wegener का नेम मिला था, हमने वहां से रीड करना स्टार्ट करना था. So लास्ट पेज पर जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर पैराग्राफ है वहां पर हमें नेम मिला था. बायोलॉजिस्ट Gunter Wagner of Yale University reported some work on evolutionary history of a group of South American lizard called Bachia. So जो South American lizard थी उसके ऊपर इसने थोड़ी सी रिसर्च की थी, लेकिन ये तो मेंशन है कि इस बंदे ने पहली बार रिसर्च की है, यही फर्स्ट इंसान है, ये फर्स्ट इंसान नहीं है. सो यहाँ से हमारा आंसर चला गया नॉट गिवन. क्वेश्चन नंबर 38. Wegener believes that Wegener ये चीज बोलता है that Bachia lizard with toes had toeless ancestors, कि वो lizards जिनके पाँव हैं, जिनके टोज हैं, उनके एंसेस्टर्स टोलेस थे. ये वेगनर ने बोला है. आंसर फॉर दिस इज यस, कि ऐसा तो है. क्यों, अभी ऐसा क्यों है ये हमें मिल रहा है एवरीवन. On the right hand side there it is given to us according to Wegener, right? According to his analysis of Bachia family tree, toad species re-evolved toes from toeless ancestors, कि जो species के toes हैं वो कहाँ से evolve हुई हैं, उनसे इवॉल्व हुई हैं जो एंसेस्टर्स के टोज ही नहीं थे, जो टोलेस थे. सो यहाँ से 38 का आंसर एवरीवन हमारा आ गया यस. क्वेश्चन नंबर 39. द टेम्पररी अकरेंस ऑफ लॉन्ग लॉस्ट ट्रेट्स इन एम्ब्रियो इज रेयर, कि जो एम्ब्रियो में पुराने ट्रेट्स हमारे वापस आ जाते हैं वो टेम्पररी अकरेंस जो होती है वो काफी रेयर है, वो काफी कम होती है. आंसर फॉर दिस इज नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लास्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए, वहां पर एम्ब्रियो की बात हुई थी. लास्ट पैराग्राफ में लाइन नंबर 4. अर्ली एम्ब्रॉयज ऑफ मेनी स्पीशीज डेवलप एंसेस्ट्रल फीचर्स, की जो ये एंसेस्ट्रल फीचर्स हैं, जो ये लॉन्ग लॉस्ट फीचर्स हैं वो तो बहुत सारी स्पीशीज में होते हैं और अर्ली एम्ब्रॉयज में होते ही होते हैं. क्वेश्चन में बोल रहे हैं रेयर हो रहे हैं, रेयर थोड़ा ना हो रहा है, मैनी स्पीशीज में होते हैं, कॉमन है. यहाँ से हमारा आंसर 39 का आ गया नो. क्वेश्चन नंबर 40. Evolutionary throwback might be caused by developmental problems in worm, कि जब डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स होती हैं तब एवोल्यूशनरी थ्रोबैक्स होते हैं. आंसर फॉर दिस इज यस, की तभी ऐसा होता है. कैसे, अभी हमें लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने एग्जांपल दी हुई थी. कैसे एग्जांपल दी हुई थी, वहां पर लिखा था स्नेक एम्ब्रॉयज फॉर एग्जाम्पल स्प्राउट हिंड लिम्ब बर्ड्स, कि जो स्नेक है, जब उस स्नेक का एम्ब्रॉय होता है उसमें तो छोटे छोटे से उसके हाथ और पैर होते हैं. लेटर इन डेवलपमेंट दीज फीचर्स डिसअपियर थैंक्स टू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दैट से लूज द लेग, लेकिन जब उनकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है तब उनमें पहले से एक प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से वो डिसअपियर हो जाते हैं.
लेकिन अगर अभी वो चीज़ डिसअपियर नहीं होएगी, दैट मीन्स कि वो प्रोग्राम अच्छे से परफॉर्म नहीं हुआ, दैट मीन्स हमारी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आई थी। क्वेश्चन में भी यही लिखा है कि अगर तो थ्रो बैक एवोल्यूशन थ्रो बैक हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर स्नेक के हमने हाथ पांव देख लिए हैं तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आई थी इसलिए। नहीं तो अगर उसका जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है वो अच्छे से वर्क करता तो ये चीज़ होनी ही नहीं थी। सो ये प्रॉब्लम हुई थी तभी हुई ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी, यस। This is the end of your reading explanation everyone. I hope you like this video. If you like this video, please give it a thumbs up. अगर आपको फिर भी कोई queries हैं, then you can comment down below and tell us what your doubts are. We will be more than willing to solve them out for you. Thank you everyone.